गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। आज अपन जो भावना बाल विद्या मंदिर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो पाठ करने चाह रहे रजनी, जिसकी लेखिका है मनु भंडारी। मनु भंडारी ने रजनी एक एकांकी है, मतलब नाटक का जो एक छोटा पार्ट होता है उसको बोला जाता है आपके एकांकी। अब आप यहां पे देखेंगे कि किस प्रकार जो एक बच्चा प्राइवेट स्कूल के अंदर एजुकेशन लेता है और किस प्रकार से उसके जीवन के अंदर जो है शिक्षा प्राप्त करते समय उसको कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बहुत ही गजब की जो ये एकांकी है। आजकल जो बच्चों के जीवन के अंदर एजुकेशन में ट्यूशन की बढ़ती हुई प्रवृत्ति है, किस प्रकार धीरे धीरे आज बच्चों के दिमाग में फोबियो सा हो गया है कि यदि बच्चा ट्यूशन नहीं लेगा तो वो कमजोर रह जाएगा, बच्चे के जो है मार्क्स इंप्रूव नहीं होंगे, वो आगे प्रोग्रेस नहीं करेगा। तो ये एक ज्वलंत विषय है आज का, और बहुत ही गजब सुंदर ढंग से इन्होंने ये समझाने का प्रयास किया है कि भाई किस प्रकार अमित नाम का एक लड़का जो कमजोर बच्चों में नहीं है। देखिए यहां एक क्वेश्चन खड़ा होता है हमारे सामने कि यदि कमजोर बच्चा हो तो ट्यूशन लेना कोई बुरी बात नहीं है। यदि बच्चे में मान लीजिए पढ़ने की क्षमता कम है तो उसको हेल्प के तौर पर, चाहे वो ट्यूशन स्कूल के अंदर ले, चाहे वो कोचिंग सेंटर के अंदर ले या टीचर के घर पे जाके ले, तो बात उसकी नहीं है। यहां क्वेश्चन तब खड़ा हो जाता है कि जब बच्चा सेल्फ स्टडी द्वारा उसके पास वो काबिलियत है, वो हुनर है, वो टैलेंट है कि बच्चा उसको सही कर सकता है, लेकिन फिर भी ट्यूशन के नाम पर उस बच्चे को जो है एक प्रकार से हिप्नोटाइज किया जाता है, उसको दबाया जाता है कि यदि आप ट्यूशन नहीं करोगे तो आपके नंबर कम आएंगे। तो इससे एक हमारे समाज के अंदर जो एजुकेशन सिस्टम है, जो शिक्षा प्रणाली है, उस पर एक कलंक सा लगता है, एक क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है कि ये जो प्रवृत्ति है किस हद तक सही है। अब आप देखेंगे कि यहां पर रजनी जो पाठ का शीर्षक रखा गया है उसके बारे में मैं आपको यहां पर बताता चलूं। इस पाठ में अपन जो पाठ करेंगे तो उसमें लीला, रजनी और अमित, इसके अलावा देखिए आप प्रधानाध्यापक का भी यहां पर वर्णन होगा, जो न्यूज़पेपर का संपादक है उसका भी वर्णन होगा, जो शिक्षा विभाग है एजुकेशन डिपार्टमेंट उसका जो डायरेक्टर है उसका भी वर्णन होगा। किंतु सबसे ज्यादा बात यहां पर रजनी जो है वो एक ऐसी जुझारू महिला है जो हमेशा ये मान के चलती है कि अन्याय कभी सहना नहीं चाहिए। इस पाठ में रजनी द्वारा हमें एक सीख और मिलती है कि अन्याय करने वाला तो गुनहगार है ही। देखो रजनी द्वारा कही हुई लाइन कितनी सुंदर है कि अन्याय करने वाला बिल्कुल गुनहगार है, मतलब वो तो गुनाह करता ही है, लेकिन अन्याय को बर्दाश्त करने वाला, अन्याय को सहने वाला, जिसके ऊपर अन्याय हो रहा है वो उससे ज्यादा गुनहगार है। मतलब कितनी सुंदर बात कही है। मतलब अन्याय करने वाले कौन थे? जो बार बार अमित को ये कह रहे थे कि तुम ट्यूशन ले, यदि तुमने ट्यूशन नहीं लिया तो तुम्हारे अच्छे नंबर नहीं आएंगे, तो वो तो गुनहगार है ही है, बल्कि इसके साथ साथ वे जो माता पिता है आपके अमित के, लीला और उसके पिता, वे भी कम गुनहगार नहीं है। क्यों? क्योंकि वे बार बार अमित को टॉर्चर करते हैं कि तुम ट्यूशन लो, या फिर वे चुपचाप बर्दाश्त कर लेते हैं। तो लेखिका यहां बताना चाहती है कि यदि कहीं पर गलत होता हमें दिखता है तो हमें उसका प्रतिरोध करना चाहिए, क्योंकि हम राजतंत्र में नहीं जी रहे हैं, हम जो जी रहे हैं लोकतंत्र के अंदर, और लोकतंत्र के अंदर अपनी आवाज कहीं पर भी दबती है। अगर हमारे साथ अन्याय होता है तो हमें आवाज उठानी चाहिए, उसका कहीं ना कहीं हमें न्याय अवश्य मिलेगा। तो रिजल्ट आता है अमित का, तो अमित निराश घर लौटता है। अमित एक ऐसा बच्चा है 80-90 परसेंटाइल बच्चा है, और जो ही रिजल्ट आता है तो उसको लगता है कि मेरे जो कम नंबर आए हैं ना वो ट्यूशन नहीं करने के कारण आए। भोला भाला बच्चा है और अपनी मां के ऊपर आकर के वो गुस्सा उतारता है, क्योंकि अमित ने कई बार अपनी मां से ये बात कह रखी थी कि मेरे को ट्यूशन करवा दीजिए मैथ्स के अंदर, इंग्लिश के अंदर,
अन्यथा कम नंबर आ जाएंगे। क्योंकि टीचर्स का कहना है कि जो बच्चे ज्यादा ट्यूशन करते हैं उनके नंबर ज्यादा आते हैं, भले ही बच्चा कितना ही होशियार क्यों नहीं हो। तो अमित पहले अपनी मां से कह चुका था। अब आप देखो, अमित का जो परिवार था वो एक मध्यम वर्गीय परिवार था। अमित की मां का मानना था कि भाई हमारे लिए इस बच्चे को पढ़ाना ही बड़ी बात है, तो ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते, हम ट्यूशन इसको नहीं दिला सकते, इतने पैसे हमारे पास नहीं है। और दूसरी बात वो ये भी तर्क देती है कि अमित पढ़ने में होशियार है तो उसको ट्यूशन की आवश्यकता भी नहीं है। यद्यपि वे तो एक तरह से निराश हो चुके थे, उन्होंने तो लगभग हार मान ली थी। लेकिन ये बात जब रजनी तक पहुंचती है, यहां जिस औरत का चित्रण हो रहा है, रजनी एक जुझारू औरत है, अन्याय का सामना करने वाली औरत है, मतलब आप कह सकते हैं आयरन लेडी के रूप में हमारे सामने आती है। और अमित भी रजनी आंटी को हीरो मानता है। मतलब अमित के अनुसार रजनी जो है वो औरत होते हुए भी पुरुष की तरह जुझारू है, उसमें संघर्ष करने की क्षमता है, वो कोई बिल्कुल डर बिल्कुल अपने मन में नहीं रखती और अन्याय से लड़ना वो जानती है। जब रजनी को पता चलता है कि अमित के नंबर जो है वो इस कारण कम आ गए कि उसने ट्यूशन नहीं लिया है, लेकिन वो अमित से बार बार एक बात पूछती है कि इसमें किसी प्रकार की 420 नहीं होनी चाहिए। वास्तव में यदि तुम्हारा पेपर सही हुआ है और इस कारण नंबर कम आए हैं कि तुमने ट्यूशन नहीं लिया है, तो सच बताना। ऐसा नहीं हो कि मैं स्कूल जाऊं, हेडमास्टर से तर्क वितर्क करूं, बहसबाजी करूं और वहां जाने पे पता चले कि अमित के नंबर तो इतने ही आने थे, तब बात गड़बड़ हो जाएगी। तब अमित उनको कसम से और रियलिटी में बताता है कि मेरे कितने नंबर आने चाहिए, कितने कटने चाहिए थे और ये नंबर क्यों कटे हैं। तब रजनी सबसे पहले जो स्कूल है अमित का वहां पहुंचती है। वहां जाने के बाद रजनी के साथ जो सही ढंग से बर्ताव नहीं किया जाता, स्कूल का जो प्रधानाध्यापक है वो सही ढंग से रजनी से बात नहीं करता और वो कहता है कि यदि बच्चे ट्यूशन करते हैं अपनी मर्जी से और टीचर अपनी मर्जी से ट्यूशन करवाते हैं तो इसमें स्कूल का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मतलब एक तरह से वो रजनी को निराश करता है। लेकिन रजनी कहती है कि मुद्दा ये नहीं है कि बच्चा ट्यूशन करता है, रजनी कह रही भले करे, यदि वो बच्चा कमजोर है, उसको आवश्यकता है तो वो ट्यूशन करे। और टीचर भी यदि जरूरतमंद बच्चे हैं जिनके पढ़ने में प्रॉब्लम्स है वो भले ही करवाए। लेकिन रजनी हेडमास्टर के सामने ये बात रखती है कि यदि बच्चा नेचुरल टैलेंट हो अंदर, बच्चे के बिना ट्यूशन के अच्छे नंबर आ रहे हो, फिर भी दबाव डालना कि यदि तुमने ट्यूशन नहीं किया तो तुम्हारे सब्जेक्ट में नंबर कम आ जाएंगे, ये कहां तक सही है। तो फिर हेडमास्टर इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता है और रजनी को वहां से किसी प्रकार का जो है संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है। लेकिन जैसा पहले मैंने आपको बताया कि रजनी उन औरतों में से नहीं है जो हाथ पे हाथ धर के बैठ जाए, चुपचाप अन्याय को बर्दाश्त कर ले, उन औरतों में से रजनी नहीं है। फिर रजनी दूसरे नंबर पे जाती है एजुकेशन डिपार्टमेंट, शिक्षा विभाग। अब आप देखो शिक्षा विभाग में क्या होता है कि जो बच्चे हैं आपके कमजोर, उनके संदर्भ में बात होती तो कोई बात नहीं, शिक्षा विभाग के निदेशक को वो जाकर के रजनी कहती है कि भाई आपके अंडर में चलने वाला एक जो स्कूल है वहां की मैं शिकायत लेके आई हूं। वहां पर भी रजनी को जो है काफी देर तक बाहर वेट कराया जाता है। रजनी जो हमारे शासन तंत्र की ढुलमुल रवैया है, शिक्षा विभाग का ढुलमुल रवैया, वो उसको नजर आता है। क्योंकि चपरासी रजनी काफी देर से वेट कर रही होती है और बीच में लोग जैसे कोई रिश्वत दे रहा है तो वो बीच में घुसे जा रहा था, तो रजनी को गुस्सा आ जाता है और वो चपरासी से बिना कहीं जबरदस्ती अंदर चली जाती है। तो वहां जो डायरेक्टर है, शिक्षा विभाग का निदेशक है, वो थोड़ा क्रोधित हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। लेकिन रजनी जाकर के अपनी बात जैसे हेडमास्टर को उसने बताई थी, हेडमास्टर के सामने बात रखी थी, वैसी की वैसी बात वो एजुकेशन डिपार्टमेंट के डायरेक्टर को कहती है कि आपके अंडर में चलने वाला जो एक स्कूल है वहां पर बच्चों के साथ नाइंसाफी हो रही है, बच्चों को जबरदस्ती ट्यूशन के लिए घसीटा जाता है। बच्चों से, ऐसे बच्चों से जो बच्चे पढ़ने में टैलेंटेड है, होशियार है, उनसे भी बार बार ये कहा जाता है कि तुम ट्यूशन लो, ट्यूशन लो। लेकिन वहां पर भी रजनी को कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलता। डायरेक्टर बहाने बना करके उस बात को टाल देता है। वो कहता है कि भाई ये जो मुद्दा है ये पेरेंट्स, स्टूडेंट और स्कूल के बीच का मामला है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते और हम ऐसे कोई फ्री थोड़ी बैठे हैं जो आपके ऐसे छोटे मोटे काम को हल्प करते फिरेंगे। हमारे पास और भी बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत सारे कार्य हैं
इसलिए ये जो इसमें आप हम जो है आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। तो रजनी वहां से भी क्रोधित होकर के निकल जाती है। बहुत ज्यादा उन दोनों के बीच बहसबाजी भी होती है। शिक्षा विभाग का निदेशक एक बहुत बड़ा पद होता है, उसके बीच और रजनी के बीच, यद्यपि रजनी अपनी जगह सही थी, 2 जगह वो अपनी शिकायत लेके पहुंची, उसको पूरा विश्वास हो गया था कि अमित सही है, अमित के साथ अन्याय हुआ है और अमित के नंबर जो वास्तव में इसी कारण काटे गए हैं कि उसने ट्यूशन नहीं लिया है। तो रजनी ने ठान लिया था कि मैं अंतिम न्याय नहीं मिलने तक नहीं रुकूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कितना भी करना पड़े, किस हद तक गुजरना पड़े। यही है इस रजनी पाठ का जो मेन केंद्र बिंदु, कि रजनी एक ऐसी औरत है जिसने मन में तय कर लिया कि मुझे इसको न्याय दिलाना है, तो उसके लिए वो कहीं किसी दरवाजे पर उसको जाना पड़े वो जाएगी। अब रजनी को लगता है कि यहां मेरे को न्याय नहीं मिलने वाला है, तो वो शिक्षा विभाग के कार्यालय से निकल जाती है। अब वो तीसरा जो स्टेप चुनती है वो है मीडिया। आप जानते हो कि मीडिया हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, क्योंकि जब हमारी बात किसी स्टेज पर नहीं सुनी जाती तो ऐसा माना जाता है कि मीडिया यदि आवाज उठा ले तो बड़े से बड़े मुद्दे को हल होने में देर नहीं लगती। तो रजनी को भी ये बात पता है, पढ़ी लिखी औरत है, समझदार औरत है, काफी वेल एक्सपीरियंस्ड औरत है। तो रजनी ने सोच लिया कि जब स्कूल में मदद नहीं मिली, जब शिक्षा विभाग में मदद नहीं मिली, तो पढ़ी लिखी औरत थी, तो उसको पता था कहां जाना चाहिए, मेरे को क्या करना चाहिए। तो उसने देख लिया कि सबकी मिली भगत है और उन्होंने क्लियर, रजनी ने डायरेक्टली जो हेडमास्टर है उसको भी ये ताना मारा था कि तुम सबकी मिली भगत है, टीचर्स की और हेडमास्टर की। फिर डायरेक्टर को भी बोला स्कूलों की और तुम्हारी मिली भगत है। अब वो एक अखबार जो होता है, समाचार पत्र होता है, उसके दफ्तर में जाती है। जैसा मैंने आपको बताया कि वर्तमान काल में तो इसकी भूमिका और भी ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसा एक क्वेश्चन भी मिलेगा आपको कि जिस समय की एक कहानी है रजनी, उस समय तो फिर भी ट्यूशन की प्रवृत्ति इतनी नहीं थी, बच्चों को इतना दबाया नहीं जाता था, ट्यूशन के लिए इतना परेशान नहीं किया जाता। लेकिन आज के संदर्भ में देखा जाए, मान लीजिए किसी बच्चे के साथ ये घटना हो जाती है और उसकी सुनवाई ना स्कूल में होती है ना एजुकेशन डिपार्टमेंट में होती है, तो क्या मीडिया न्याय दिला सकता है? तो हमारा कथन हाँ होगा, क्योंकि मीडिया यदि ईमानदारी से, आज बड़ी दुख की बात यह है कि मीडिया जो चौथा स्तंभ लोकतंत्र का मजबूत स्तंभ माना जाता है, कहीं ना कहीं मीडिया के बारे में भी क्वेश्चन मार्क खड़े होते हैं, प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं कि मीडिया भी बिकाऊ हो गया है, मीडिया भी पक्षधर हो गया, मीडिया भी सही ढंग से आवाज नहीं उठाता, मीडिया भी पैसे लेकर के लोगों की आवाज उठाता है। तो एक अलग बात है। अन्यथा यदि ईमानदारी के साथ मीडिया किसी का साथ दे तो जरूर उसको न्याय मिल सकता है। यदि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनों से ही हताशा मिल जाए तो चौथा जो स्तंभ है वो मीडिया है, और कई लोगों को इसका न्याय मिला भी है। हमारे सामने ऐसे हजारों उदाहरण देखने को मिलेंगे जिसमें मीडिया ने जोर शोर से आवाज उठाई और मीडिया की आवाज उठाने के कारण लोगों को न्याय मिला। और यहां अपन जो पाठ पढ़ रहे हैं, रजनी को भी अंत में जाकर मीडिया से ही न्याय मिलेगा। अब रजनी शिक्षा विभाग में हताशा हाथ लगने के बाद वो पहुंचती है आपकी एक अखबार की कार्यालय में, एक कोई समाचार पत्र का दफ्तर है, वहां पे पहुंचती है। वहां जो संपादक होता है अखबार का, सबसे बड़ा ऑफिसर, जैसे कि यहाँ शिक्षा विभाग का कौन था, निदेशक, वैसे समाचार पत्र का जो कार्यालय था, उस समाचार पत्र के कार्यालय के अंदर संपादक से वो जाके मिलती है, जो मतलब हेड है, उसका मेन सर्वे सर्वा है समाचार पत्र के कार्यालय के अंदर। उस संपादक से जाके मिलती है और अपनी समस्या बताती है। वो पूरे घटनाक्रम बताती है कि मैं स्कूल भी गई, उसके बाद शिक्षा विभाग के ऑफिस भी गई, लेकिन मेरे को न्याय नहीं मिला, और अखबार में जाकर के वो अपनी सारी बात बताती है। तो संपादक एग्री होता है कि हम आपके इस मुद्दे को, आपके इस इशू को जोर शोर से उठाएंगे और आपको न्याय अवश्य दिलाएंगे। तब रजनी का थोड़ा सा हौसला बढ़ता है और दूसरे दिन वो कुछ औरतों को लेकर के एक एज ए स्ट्राइक, एज ए आंदोलन, एक हड़ताल के रूप में वो आ जाती है और मीडिया जोर शोर से उसकी जो आवाज है अपने अखबार में छापता है। फिर शिक्षा विभाग भी हरकत में आता है और उसके बाद रजनी की सुनवाई करने के लिए शिक्षा विभाग को तैयार होना पड़ता है और एक कमेटी बिठाई जाती है और सुनवाई की जाती है। उसके अंदर रजनी को मतलब आशा नजर आती है कि अब उसको न्याय अवश्य मिलेगा। अब रजनी की सुनवाई हो गई, रजनी का पूरा जो हड़ताल वाला था मुद्दा वो अखबार के अंदर छप जाता है
तो रजनी का पति दूसरे दिन बैठे बैठे अखबार पढ़ रहा होता है, तो वो इस घटना को देखता है, रजनी का पति। तो वो जब अपनी पत्नी का नाम और उसका चित्र और पूरे घटनाक्रम को देखता है तो उछल पड़ता है। उसको आश्चर्य और खुशी दोनों होती है। आश्चर्य इस बात का कि रजनी ने कब इतना बड़ा मुद्दा हाथ में ले लिया, कब। वो जानता तो था कि रजनी उन औरतों में से है जो एक किसी काम के पीछे हाथ धो के पड़ जाती है तो फिर वो उस काम को किए बिना नहीं छोड़ती, लेकिन उसको इतना अंदाजा नहीं था कि रजनी इस हद तक इतनी मजबूत औरत है और इतने जज्बे के साथ किसी को न्याय दिला सकती है। तो वो दौड़ा दौड़ा अखबार लेकर के रजनी के पास जाता है। रजनी भी अखबार पढ़ती है और खुशी के मारे उछल पड़ती है कि अखबार के अंदर इतने जोर शोर से संपादक ने जो उसकी मदद की है और जो उसकी आवाज उठाई है, पूरा अखबार भरा हुआ आया और विद पिक्चर और जो समाचार में। तब रजनी को पूरी आशा हुई, पूरी आशा जगी कि अब उसको न्याय मिलेगा। और उसके बाद दूसरे दिन जो है रजनी अमित से मिठाई खाने का वादा करती है और अमित मिठाई लेकर के रजनी आंटी को खिलाता है और खुशी से दोनों मान लो उनके कोई ठिकाना नहीं रहता। तो इस तरह का एक एकांकी हमारे सामने है जिसमें दो बिंदु हम लोगों को सीखने को मिलते हैं कि एक बात तो यह है कि बच्चों को जहां तक हो सके मेहनत के बलबूते पर अपने आप को इंप्रूव करना चाहिए। यदि बच्चा मेहनत करे, अभ्यास करे तो करत करत अभ्यास जड़मती हो तो सुजान। उसको किसी ट्यूशन की जरूरत नहीं होती, कोचिंग की जरूरत नहीं होती। लेकिन यदि वो बच्चा मान लीजिए वास्तव में कमजोर है, बहुत ज्यादा कमजोर है, तो उसको जरूर उस सब्जेक्ट में ट्यूशन लेना चाहिए जिस सब्जेक्ट में वास्तव में वो कर पाने में सक्षम नहीं है। यदि वो बार बार मेहनत करता है, बार बार मेहनत करने के बावजूद वो सफल नहीं हो पा रहा है और उसको वो सब्जेक्ट कवर नहीं हो पा रहा है, तो अवश्य करना चाहिए। और मान लीजिए अमित जैसी स्थिति किसी बच्चे के साथ होती है तो हमें इससे सीख मिलती है कि हमें चुपचाप आंख बंद करके उस अन्याय को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। हमें आवाज उठानी चाहिए और तब तक उठानी चाहिए जब तक न्याय नहीं मिल जाए। तो वर्तमान समय में वैसे लेखक ये नहीं कहते कि सारे विद्यालयों के अंदर इस तरह का सिस्टम होता है। ये वैसे सरकारी विद्यालय की घटना है और सरकारी विद्यालयों में जो निजी विद्यालय उससे ज्यादा ट्यूशन की प्रवृत्तियां हैं, क्योंकि सरकार उनको सारी सुविधाएं देती है, टीचर्स प्रोवाइड करवाती है, उसके बावजूद बच्चों पर ज्यादा दबाव डाला जाता है। चाहे भले अपन सरकारी हॉस्पिटल की बात करें, वहां पर भी इस तरह देखने को मिलता है। वहां तो और भी ज्यादा है कि सरकार ने बड़े बड़े अस्पताल बना रखे हैं, सरकार द्वारा कई नामी डॉक्टर उसमें अपॉइंट कर रखे हैं सरकारी अस्पतालों में, लेकिन वहां पर वही डॉक्टर वो सेवा नहीं दे पाते हैं, ऑपरेशन उस ढंग से नहीं कर पाते हैं जैसा कि वो अपने घर पर देख कर करते हैं। तो उस पर भी लोगों ने समय समय पर, मीडिया ने आवाज उठाई है और हमारे आज के समय का वो भी एक ज्वलंत मुद्दा है। और ट्यूशन वाला जो ये जिस प्रकार का सिस्टम है, इसके ऊपर भी समय समय पर कई मीडिया कर्मी उन्होंने आवाज उठाई है और रजनी जैसी औरतों ने संघर्ष किया है। लेकिन जिस प्रकार भारत के अंदर बड़ी कई मुद्दे हैं, कई जो मेजर इशू है, उसके साथ साथ अगर इस तरह से रजनी जैसी औरतें अगर वास्तव में आवाज उठाती रहे तो जरूर कोई चीज जड़ से खत्म नहीं हो सकती बुराई इतनी जल्दी, लेकिन कुछ ऐसी जुझारू औरतें हो, संघर्षशील औरतें हो, तो जरूर कुछ हद तक कम हो सकता है ये समस्या। लेकिन इसको समूल नष्ट करने के लिए लोगों को स्वयं जागरूक होना पड़ेगा, बच्चों को स्वयं अपने अध्ययन के अंदर मेहनत करनी पड़ेगी, पेरेंट्स को भी उसका सहयोग करना पड़ेगा और स्कूल्स के जो टीचर्स है, जो स्कूल का मैनेजमेंट है, उसको भी इस जो है वे के अंदर कुछ काम करना पड़ेगा, तब जाकर के इसमें कुछ मदद मिल सकती है। लेकिन जड़ से खत्म करना इतना पॉसिबल नहीं है। अब जो पाठ का संक्षिप्त परिचय है, जो रजनी पाठ का, वो बताने के बाद हम जो इस पाठ को लिखने वाले आपके सामने हैं उनका परिचय करते हैं, जिसका नाम है मनु भंडारी। मनु भंडारी के बारे में आपको जानना जरूरी है कि उनका जन्म कब हुआ। उनका जन्म हुआ 1931 को। जिला है गांव बानपुरा और जिला कौन सा है, मंदसौर, और राज्य पड़ता है मध्य प्रदेश। तो इनका जन्म हुआ कब, 1931 के अंदर। और कौन से गांव में हुआ, बानपुरा गांव में, बानपुरा गांव, और जिला हो गया आपके मंदसौर, और एमपी राज्य मध्य प्रदेश के अंदर हुआ था। परंतु इनकी इंटर तक की, आजकल अब इंटर नहीं रही, पहले आजकल तो देखो 2 बोर्ड हो गए हैं, वैसे टोटल माने तो 4 बोर्ड हो चुके हैं।
प्राइमरी 5वीं बोर्ड, फिर मिडिल 8th बोर्ड, उसके बाद सेकेंडरी 10th बोर्ड और उसके बाद सीनियर सेकेंडरी 12th बोर्ड। लेकिन पहले जिस समय की बात कर रहे हैं ना, उस समय आजादी से पहले जो स्कूली शिक्षा है वो इंटर तक पूरी हो जाती थी, इंटर के बाद जो है कॉलेज शिक्षा शुरू हो जाती थी। तो इन्होंने विधिवत जो शिक्षा है वो कहां तक प्राप्त की? इंटर तक। वो अपने गांव के अंदर नहीं की, जो भानपुरा था ना गांव, या फिर जो जिला मंदसौर था एमपी के अंदर नहीं। ये जो उनकी शिक्षा दीक्षा हुई है वो राजस्थान के अंदर हुई है, हमारे राज्य के अंदर हुई है। राजस्थान के कौन से शहर में? अजमेर शहर में। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, दोनों चीजें पूरी सावधानी से, कि जन्म मध्य प्रदेश में हुआ है, जो इनका पैतृक गांव है वहां पर, लेकिन जो इनका एजुकेशन हुआ है वो राजस्थान में हुआ है। राजस्थान का भी जो अजमेर, जहां माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का कार्यालय है, वहां पर इनकी शिक्षा दीक्षा हुई है। इन्होंने बाद में इंटर की शिक्षा प्राप्त करने के बाद एमए बोलते हैं मास्टर ऑफ आर्ट्स। एमए का फुल फॉर्म क्या है? मास्टर ऑफ आर्ट्स। कौन से विषय में किया? हिंदी में। किसी एक विषय में चयन करना पड़ता है एमए, जैसे कि अपने बीए जो होता है वो 3 विषयों में होता है, उस तरह एमए एक किसी सब्जेक्ट में, हिंदी में एमए किया। उसके बाद दिल्ली के मिरांडा हाउस कॉलेज में इन्होंने पढ़ाने का काम किया। अध्ययन का मतलब होता है पढ़ना और अध्यापन का मतलब होता है पढ़ाना। अध्ययन और अध्यापन। अध्ययन यानी पढ़ना, अध्यापन यानी पढ़ाना। तो इन्होंने पढ़ाने का काम कहां किया? दिल्ली के अंदर एक कॉलेज है जिसका नाम है मिरांडा हाउस कॉलेज, वहां पर। उसके बाद अवकाश प्राप्ति में आजकल ये कहां पर रह रही है? दिल्ली के अंदर। मतलब जब ये कहानी छपी ना, देखो आप जब कोई लेखक या लेखिका का परिचय पढ़ते हैं तो वहां आप एक चीज नोट करके चलते हैं कि उनके जन्म का सन भी दिया होता है। इससे पहले हमने जो पाठ किया उसके लेखक का जीवन परिचय जब हमने पढ़ा तो जन्म का सन भी दिया होता है, मृत्यु का सन भी दिया होता है। बहुत कम ऐसे लेखक या लेखिका होते हैं जो अभी भी इस दुनिया में है। तो जब ये पाठ लिखा गया, जब मनु भंडारी का परिचय हमारे इस पाठ में दिया गया, तो उस समय ये इस दुनिया में थी। इसलिए जो है मृत्यु का सन कैसे लिखेंगे, इसलिए केवल जन्म का सन दिया हुआ है। और जो अपने लास्ट टाइम में वो क्या कर रही थी? दिल्ली में रह रही थी, वहां पर स्वतंत्र लेखन कर रही थी। अब देखो, स्वतंत्र लेखन का मतलब लेखन कोई गुलामी का या स्वतंत्र नहीं होता, क्योंकि हम आजाद देश के नागरिक हैं, हम स्वतंत्र देश में रह रहे हैं। लेकिन स्वतंत्र लेखन का मतलब यहां पर है कि किसी अकादमी, किसी संस्था के अंडर में रहकर कार्य नहीं कर रही थी। वो स्वयं अपने स्तर पर अपने स्वयं की कहानियां, कविताएं, नाटक वगैरह लिख रही थी। उसका नाम होता है स्वतंत्र लेखन। स्वातंत्र्योत्तर हिंदी कथा साहित्य की प्रमुख हस्ताक्षर, मतलब आजादी के बाद, क्योंकि 1931 में जन्म हुआ है तो स्वाभाविक सी बात है कि आजादी के समय तो इनकी उम्र 17-18 वर्ष की थी। तो ये इन्होंने लिखना बाद में शुरू किया है। आजादी के बाद के जितने भी लेखक है या लेखिका है उनमें इनका नाम प्रमुख आता है, और वो भी कथा साहित्य यानी कहानी का जो है ना लिटरेसी, उसके अंदर इनका महत्वपूर्ण स्थान है। इनकी प्रमुख रचनाओं में यदि कहानी संग्रह लेते हैं तो पहली कहानी संग्रह एक प्लेट सैलाब, दूसरी है मैं हार गई, तीसरा है यही सच है, और चौथी है त्रिशंकु। मतलब 4 कहानी संग्रह लिखे हैं। पहले का एक प्लेट सैलाब, दूसरी मैं हार गई, तीसरी जो कहानी संग्रह है यही सच है, और चौथा है त्रिशंकु। एक्चुअल में कहानी और कहानी संग्रह में अंतर होता है। जब कोई लेखक या लेखिका एक कहानी लिखती है तो ओनली उसके जो है कहानी लिखा हुआ आएगा, और यदि 2 या 2 से अधिक कहानियों का समूह होता है तब लिखा मिलेगा आपको कहानी संग्रह। तो जो आपके सामने ये जो 4 परिचय दिए हुए कहानियों के, वो कहानी नहीं है, मतलब कहानी संग्रह। हर एक के अंदर 2 या 2 से अधिक कहानियां हैं। जैसे पहला है एक प्लेट सैलाब, तो ये कहानी नहीं, कहानी संग्रह, मतलब 2 या 2 से अधिक हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 15 हो सकता है। इस प्रकार आप ये नहीं मान के चल सकते कि केवल 4 कहानियां लिखी, नहीं, ध्यान रहे 4 कहानी नहीं बल्कि कहानी संग्रह। क्योंकि जहां पर भी लिखा हुआ है परिचय के अंदर कहानी, तो आप मान चलो कि वो एक ही है। और यदि कहानी संग्रह लिखा हुआ मिलता है तो इसका मतलब ये होता है कि वहां 2 या 2 से अधिक कहानियों का समूह है। इसके अलावा 2 उपन्यास भी लिखे। पहला उपन्यास आपका बंटी और दूसरे उपन्यास का नाम है महाभोज। इसके अलावा इन्होंने फिल्म और टेलीविजन के लिए पटकथाएं भी लिखी। ये पहले भी हम इसका जो है वर्णन कर चुके हैं। देखो, पट का मतलब होता है पर्दा, कथा का मतलब होता है कहानी। अपन जो अपू के साथ 2.5 साल पाठ पढ़े थे पीछे, उसके अंदर पूरा इसी से रिलेटेड था। जो पतेर पांचाली फिल्म बनी उसके अंदर हमने चर्चा की थी कि कोई भी फिल्म
हिट होगी, सुपर हिट होगी या फ्लॉप होगी, वो उस पटकथा पे डिपेंड करती है। मान लीजिए कुछ धारावाहिक ऐसे आपके सामने, जैसे तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तो आज वो इतना पॉपुलर क्यों है? क्योंकि उसकी जो पटकथा है, स्क्रिप्ट राइटिंग जिसको बोलते हैं अपन, और पर्दे के लिए लिखी हुई कहानी भी बोल सकते हैं या स्क्रिप्ट राइटिंग भी बोल सकते हैं, और उसको लिखने वाला स्क्रिप्ट राइटर होता है। जैसे कि कहानी को लिखने वाला कहानीकार होता है, लेखक होता है, लेकिन पटकथा को लिखने वाला जो एक आत्मकथा होती है, जैसे कि कोई कवि या लेखक अपने बारे में लिखे, तो ये गद्य रचनाओं के नाम है। इसके बारे में हमें भली भांति पता होना चाहिए। पटकथा यानी पर्दे और स्क्रीन के लिए लिखी गई कहानी। तो वो दो उद्देश्य से लिखी जाती है। एक तो आपके होगा कोई फिल्म बन रही है तब पहले पटकथा लिखी जाती है, या फिर कोई धारावाहिक का निर्माण होता है उसके लिए भी पटकथा लिखी जाती है। तो मनु भंडारी ने कई धारावाहिकों और कई फिल्मों के लिए टेलीविजन के हेतु पटकथाएं भी लिखी। हाल ही में उन्होंने अपनी आत्मकथा भी लिखी जिसका नाम था एक कहानी, ये भी उसका भी प्रकाशन हुआ था। उनकी साहित्यिक उपलब्धियों के लिए इनको पुरस्कार भी मिल चुका है। हिंदी अकादमी का कौन सा पुरस्कार? शिखर सम्मान। देखिए हिंदी के अंदर कई बड़े प्रतिष्ठित पुरस्कार जिसका वर्णन हम पीछे पढ़ चुके हैं। जैसे बड़ा पुरस्कार होता है साहित्य अकादमी पुरस्कार। हिंदी का सबसे उत्कृष्ट पुरस्कार जो है वो हिंदी में कहानियां कविताएं लिखने के कारण उसका नाम है साहित्य अकादमी पुरस्कार। इसके अलावा जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो भी बड़ा राष्ट्रीय पॉपुलर पुरस्कार है। लेकिन मनु भंडारी को जो पुरस्कार मिला हुआ है वो है शिखर सम्मान, जिसमें भारतीय भाषा परिषद कोलकाता, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के पुरस्कार भी शामिल है। मतलब 4-5 पुरस्कार इनको मिल चुके हैं। सबसे बड़ा पुरस्कार इनको कौन सा मिला है? शिखर सम्मान। इसके अलावा ये 2-3 नाम और दिए हुए हैं। पहला जो सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला शिखर सम्मान, उसके अलावा दूसरा जो पुरस्कार है भारतीय भाषा परिषद कोलकाता के द्वारा, तीसरा राजस्थान संगीत नाटक अकादमी उत्तर प्रदेश के द्वारा इनको जो हिंदी संस्थान का पुरस्कार दिया गया। मतलब कुल 3 पुरस्कार इनको मिल चुके हैं। मनु भंडारी जी कहानियां हो या उपन्यास, उसमें भाषा और शिल्प की उनमें मिलेगी क्या? सादगी और प्रामाणिक अनुभूति, यानी कि कोई काल्पनिक चीज नहीं है, ऑथेंटिक मिलेगा। प्रामाणिक का मतलब क्या है? ऑथेंटिक, एकदम वित्त प्रमाण, जो सबूत सहित बात मिलेगी। उनकी रचनाओं में स्त्री मन से जुड़ी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति भी देखी जा सकती है। बिल्कुल सही बात है। अपन इस चीज जो ये विषय बता रहे हैं ना यहाँ, तो रजनी जो धारावाहिक है उसके अंदर स्त्री मन, और यद्यपि मनु भंडारी का अपन नाम जब भी लेते हैं ना, तो मनु भंडारी की रचनाओं में अमूमन आपको स्त्रियों से जुड़े हुए इशू, चाहे उनके 4 कहानी संग्रह है, चाहे उनके 2 उपन्यास है, अधिकतर आपको देखने को मिलेगा कि हिंदी साहित्य जगत में मनु जो भंडारी है उन्होंने अपनी जो रचनाएं लिखी है उसके अंदर अधिकतर आप विषय किसको बनाती है? स्त्रियों को। इसलिए यहां पर क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि उनकी रचनाओं में स्त्री मन से जुड़ी हुई अनुभूतियां, मतलब फीलिंग्स। क्योंकि हमारे भारतीय समाज के अंदर वैसे वेस्टर्न कल्चर की बात अलग होती है, लेकिन यदि हम भारतीय संस्कृति की बात करें तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे स्त्री समाज में अलाउ नहीं है। लेकिन मनु भंडारी एक ऐसी लेखिका है, आप लोगों ने एक कहानी ये भी पढ़ी होगी जो बहुत ही सुंदर ढंग से उन्होंने 10th के अंदर इसका वर्णन किया था, और गजब की जो बातें हैं वो बता करके स्त्री के साथ क्या क्या हो सकता है, स्त्री के साथ किस प्रकार के जो है अन्याय होते हैं, अत्याचार होते हैं, और स्त्री अपने आप को समाज से अलग थलग कैसे महसूस करती है, उसका वर्णन भी देखने को मिलता है। तो एक तो महादेवी वर्मा आप नाम पढ़ सकते हैं, एक मनु भंडारी पढ़ सकते हैं। ये 2 ऐसी लेखिकाएं हैं जिन्होंने हमेशा स्त्रियों के हक की आवाज उठाई, और स्त्री न्याय के लिए और स्त्री मन की अनुभूतियों के लिए इन्होंने कई रचनाएं, कई कहानियां, कई उपन्यास, कई नाटक और कई ऐसी अच्छी रचनाएं लिखी है जिसके अंदर स्त्रियों को बल मिला, स्त्रियों को न्याय की उम्मीद जगी। तो इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि मनु भंडारी स्त्रियों के ऊपर बहुत सारी रचनाएं लिखती है। तो ये आपके सामने मनु भंडारी का परिचय था। तो 2 स्टेप अपन कर चुके हैं। मैं आपको पहले ही बताता रहा हूं कि यदि किसी पाठ को पूर्णतया अपन लोग डीपली करना चाहते हैं तो उस पाठ के जो मूल उद्देश्य है, मूल संवेदना है कि कोई भी पाठ लिखा गया है तो क्यों लिखा गया, उसके पीछे मतलब कोई पाठ लिखा गया तो इसलिए नहीं लिखा गया कि 11th के बच्चे उसको याद करेंगे, नंबर ले आएंगे। नहीं, ये तो एक सिलेबस में पाठ्यक्रम दे दिया, वो अलग बात है। लेकिन मूल उद्देश्य
मूल संवेदना ये होती है कि उससे हमें कोई ना कोई शिक्षा मिलती है, मतलब कोई ना कोई गहरी प्रेरणा छिपी हुई है। तो रजनी पाठ के अंदर भी बहुत बड़ी गहरी प्रेरणा छिपी हुई है। समाज की आज भारत के अंदर जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है उसके बारे में वर्णन किया है। इससे देखो केवल बच्चे ही नहीं, यदि दूसरे लोग भी इस पढ़ते हैं तो बड़ी प्रेरणा ले सकते हैं, बहुत ही अच्छी सीखने को। और स्पेशली औरत जो है, भारतीय महिला है, उसको सम्मान देने वाली, उसको बल देने वाली और उसका समाज के अंदर एक अन्यतम स्थान देने के लिए ये रचना मील का पत्थर साबित हो सकती है, रामबाण सिद्ध हो सकती है। क्योंकि रजनी को एक ऐसे कैरेक्टर में दिखाया गया है कि वो मजबूत औरत के रूप में दिखाई गई है। क्योंकि आमतौर पर ऐसा हम देखने को मिलता है हम लोगों को कि भारतीय समाज के अंदर स्त्री के लिए कुछ थोड़ा हल्का मापदंड अपनाया गया है। उसको अबला नाम से, आप लोगों ने सुना होगा, स्त्री को किस नाम से बुलाया गया जाता है भारत के अंदर? अबला, या फिर उसकी भोग की वस्तु, या फिर गिरी हुई बातें, बच्चा देने की मशीन तक कह दिया जाता है। बहुत ही पुरुष वर्ग के द्वारा स्त्रियों को मतलब एक अलग कैटेगरी दे दी गई है। लेकिन आज के समय में जब हम पढ़ते हैं तो राष्ट्रपति कई महिलाएं बनती है, प्रधानमंत्री बनती है, मुख्यमंत्री बनती है। स्पोर्ट्स की बात करें तो स्पोर्ट्स के अंदर बहुत सारी महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। इसके अलावा फिल्म जगत से बात करें तो फिल्म जगत में भी कई नामी अभिनेत्रियां अपना जलवा दिखाती है। आप चाहे सामाजिक लो, राजनीतिक लीजिए, वैज्ञानिक लीजिए, बड़ी बड़ी जो है इंजीनियर है आज महिलाएं, कई बड़े बड़े डॉक्टर्स है महिलाएं, एरोप्लेन उड़ाती है, हवाई जहाज है, आपके हेलीकॉप्टर उड़ाती है, फाइटर प्लेन उड़ाती है, रेल चलाती है, ट्रक चलाती है। तो आज के संदर्भ में काफी हद तक इंप्रूव हुआ है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इससे रजनी धारावाहिक से उन महिलाओं को बल मिलेगा जो महिलाएं पर्दे में रह रही है, जो आज भी हमारे दूर दराज के इलाकों में ग्रामीण जो बैकग्राउंड है वहां महिलाएं, बच्चियां आज भी शोषण का शिकार है, आज भी उनको पुरुष की तुलना में हल्का माना जाता है। तो रजनी के कैरेक्टर द्वारा उनको ये सीख मिलती है कि आज लोकतंत्र के अंदर आधी आबादी माना जाता है स्त्री को, और पत्नी को अर्धांगिनी के रूप में माना जाता है। सरकार कई तरह का अभियान चलाती, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उसके अंदर यद्यपि नौबत नहीं आती है, लेकिन कुछ यदि कमियां रह गई है, प्रॉब्लम्स है हमारे समाज के अंदर महिलाओं को लेकर, तो ऐसे रजनी जैसे धारावाहिक से उनको ताकत मिलती है, सीख मिलती है। यदि आपके साथ अन्याय होता है या दूसरों के साथ अन्याय होता है तो औरत भी ठीक उसी तरह लड़ सकती है। यदि मन में जज्बा हो, लड़ने की ताकत हो, तो वैसे ही लड़ सकती है जैसे पुरुष लड़ता है। लेकिन ऐसा निश्चित है कि सारी औरतों में नहीं हो सकता है, लेकिन प्रेरणा इससे अवश्य मिल सकती है। अब अपन जो मनु भंडारी का परिचय करने के बाद सीधा आगे बढ़ेंगे अपने प्रश्नोत्तर की तरफ। इस पाठ के जो प्रश्नोत्तर है उसकी तरफ बढ़ेंगे। ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न। रजनी ने अमित के मुद्दे को गंभीरता से लिया क्योंकि, अब इसके अंदर आपके ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिए कि वह अमित से बहुत स्नेह करती थी, अमित उसकी मित्र लीला का बेटा था। देखो, आपको इस पाठ के अंदर 3 कैरेक्टर यदि प्रश्न के हल करने हैं तो सबसे बड़ा जो मुख्य पात्र है वो तो इसकी कौन है? आपकी रजनी है। जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम रजनी है। दूसरा जो अन्याय का शिकार बच्चा जिसकी रजनी आवाज उठाती है उसका नाम है अमित। और तीसरा जो है नाम आपको बार बार सुनने को मिला वो है लीला। लीला कौन है? अमित की मां का नाम है लीला। वो एक सीधी सादी औरत है, आवाज उठाने से डरती है। और रजनी जो है एक जुझारू औरत है, एक संघर्षशील महिला है, और वही अमित की इस आवाज को उठाती है। तो ये प्रश्न आपसे ये पूछा गया था कि रजनी ने अमित के मुद्दे को गंभीरता से लिया क्योंकि जैसे ही रजनी को पता चला कि अमित तो एक होशियार लड़का है, उसके जितने नंबर आने चाहिए उतने आए नहीं है और उसके साथ अन्याय हुआ है, और चूंकि उसको पता चल चुका था कि वो ट्यूशन नहीं गया इसलिए उसके नंबर कम आ गए हैं, तो उसने मतलब सीरियसली क्यों लिया? लेखिका ये पूछ रही है कि रजनी ने उसके जो सब्जेक्ट है, जो मुद्दा है, इशू है, उसको गंभीरता से क्यों लिया? जिसका पहला कारण है कि अमित से स्नेह करती थी। अगर इस तरह का प्रश्न होता है ना, एमसीक्यू टाइप बोलते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, तो हमें चारों ऑप्शन ढंग से पढ़ने चाहिए क्योंकि आमतौर पर ऐसा देखा गया है कि इस तरह के प्रश्नों में आपके चारों ऑप्शन मिलते जुलते दिए जाते हैं तो बच्चा इसमें भ्रमित हो जाता है। बोर्ड के अंदर भी इस प्रकार देखा गया है। बच्चा जो है उसको दिमाग में
ये तय नहीं कर पाता वो बच्चा कि भाई मुझे कौन सा इसका आंसर देना है, क्योंकि बोर्ड के अंदर तो और भी ज्यादा देखने को मिलता है कि उसकी प्रतिभा को परखने के लिए, उसके टैलेंट को परखने के लिए मिलते जुलते 4 ऑप्शन दिए हुए होते हैं। तो अब बच्चे को उसमें से जो करेक्ट आंसर है वो ढूंढना है, क्योंकि 3 गलत नहीं होते, 3 कम सही है और 1 पूरा सही है वो। अब जैसे यहां पर भी पूछा हुआ है कि रजनी अमित के मुद्दे पर गंभीरता से लिया क्योंकि अमित से स्नेह करती थी, अमित उसकी मित्र लीला का बेटा, ये दोनों राइट है। वो अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने की सामर्थ्य रखती थी और उसे अखबार की सुर्खियों में आने का शौक था। तो आप देखो ये तो बिल्कुल नहीं था, गए तो अखबार में आने का तो उसका विचार ही नहीं था। ये बात सही है कि अमित से बहुत स्नेह करती थी, बिल्कुल सही बात है। अमित उसकी मित्र लीला का बेटा था, लेकिन जो मुद्दे को गंभीरता से लिया ना, वो इसलिए नहीं लिया कि अमित से स्नेह करती थी, वो इसलिए नहीं लिया कि अमित उसकी मित्र लीला का बेटा था। नहीं, गैर राइट होगा इसके अंदर। क्या राइट होगा कि वो अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने का क्या रखती थी, सामर्थ्य। और उसकी जो मां लीला है वो बेचारी सीधी सादी भोली सादगी से युक्त औरत थी और वो आवाज उठाने में विश्वास नहीं रखती थी। उसने तो एक तरह से हथियार डाल लिए थे, उसने तो अपने आप ये स्वीकार कर लिया था कि कोई बात नहीं, अमित के कम नंबर आए तो वो समझा करके उसको बेलाना फुसलाना चाहती थी। लेकिन जैसे ही रजनी को ये बात पता चलती है तो रजनी ये तय कर लेती है कि उसके लिए वो आवाज उठाएगी। इसलिए ग ऑप्शन राइट होगा कि वो अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने की सामर्थ्य रखती थी, इसलिए रजनी ने अमित के मुद्दे को गंभीरता से लिया। अब अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्या कह रहा है, जब किसी का बच्चा कमजोर होता है तभी उसके मां बाप ट्यूशन लगवाते हैं। अगर लगे कि कोई टीचर लूट रहा है तो उस टीचर से न ले ट्यूशन, किसी और के पास चले जाएं। ये कोई मजबूरी तो है नहीं। प्रसंग का उल्लेख करते हुए बताएं कि यह संवाद आपको किस सीमा तक सही या गलत लगता है। अब पहले तो ये बताइए कि ये है किसका। तो ये जो है वो शिक्षा के निदेशक है, बहुत बड़ा वर्णन किया, डायरेक्टर होता है, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट। उनका ये कथन कहा हुआ है। वो क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिए, कि जब किसी का बच्चा कमजोर होता है तभी उसके मां बाप ट्यूशन लगवाते हैं। अगर किसी पेरेंट्स को लगे कि कोई टीचर ट्यूशन में उसको क्या कर रहा है, लूट रहा है, तो उस टीचर से वो ट्यूशन नहीं ले, किसी और से ट्यूशन ले ले। ये कोई मजबूरी तो है नहीं। ये जो संवाद चल रहा है शिक्षा निदेशक और रजनी के बीच चल रहा है। कब, जब रजनी हेडमास्टर के पास उसको उसका जवाब नहीं मिलता है तो रजनी शिक्षा निदेशक के ऑफिस जाती है। यद्यपि बाद में उसको वहां पर भी न्याय नहीं मिलता है, लेकिन आपसे प्रश्न ये पूछा गया है कि ये जो संवाद है, मतलब जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के डायरेक्टर का कहा हुआ ये कथन, उसकी एक ऑफिसर द्वारा ये कही हुई बात क्या आपको सही लगती या गलत। पहले तो आपको ये तय करना है कि उसने जो कहा वो सही है अथवा गलत। तो इसका उत्तर क्या देखिए यहां पर, शिक्षा निर्देशक रजनी द्वारा की गई ट्यूशन रैकेट की शिकायत को सहजता से लेते हुए उससे कहते हैं कि जब किसी का बच्चा कमजोर है तभी उसके मां बाप ट्यूशन लगवाते हैं। अगर लगेगी कोई टीचर लूट रहा है तो उस टीचर से ना ले ट्यूशन, किसी और के पास चले जाएं। ये कोई मजबूरी तो है नहीं। शिक्षा निर्देशक द्वारा रजनी को दिया हुआ उत्तर बहुत ही क्या है, गलत है, बिल्कुल सही बात है। तो यहां पर आपसे पूछा गया था कि आपको किस हद तक सही या गलत लगता है, तो आपको इसमें छांटना क्या है कि हमारी नजर में शिक्षा निर्देशक का ये जो संवाद है, ये जो बात है, बिल्कुल क्या है, गलत है। बिल्कुल इस प्रकार से वो अपनी जिम्मेदारियों से भागकर शिक्षकों की गलत नीति को क्या दे रहे हैं, बढ़ावा। बिल्कुल सही बात है। मतलब शिक्षा निदेशक एक बहुत बड़ा ऑफिसर होता है और उससे आशा रखी जाती है, लोग आशा रखते हैं कि अगर किसी बच्चे के साथ अन्याय होता है, कोई बच्चा अगर बढ़िया करता है, अच्छा पढ़ाई में होता है और उसके इस कारण नंबर कट जाए कि उसने ट्यूशन नहीं लिया है, तो कम से कम उसके प्रधानाचार्य ने भले ही उसका साथ नहीं दिया, पेरेंट्स का या रजनी का, लेकिन शिक्षा निर्देशक एक बहुत बड़ा पद होता है, एक बहुत बड़ा ऑफिसर होता है। और रजनी आशा लेकर उसके पास गई थी, लेकिन रजनी को निराशा हाथ लगी वहां पर भी। और शिक्षा निदेशक द्वारा कही हुई ये बात कितनी गैर जिम्मेदाराना है, कितना पल्ला झाड़ने वाली है, कितनी मतलब गंदी है कि एक इतना बड़ा ऑफिसर जो जिले का हेड होता है, जो शिक्षा विभाग का, मतलब ये जो मैं आपके सामने बता रहा हूं शिक्षा निर्देशक, ये कोई छोटी पोस्ट नहीं होती, एक बहुत बड़ा पद होता है। यद्यपि एक स्कूल का प्रिंसिपल भी बहुत बड़ा पद होता है, लेकिन पूरे जिले के जितने भी स्कूल्स है, चाहे छोटी हो बड़ी, सारे शिक्षा निर्देशक जो शिक्षा विभाग का उसके अंडर में काम करते हैं। और जब कोई औरत उसके पास न्याय की आशा से जाती है और वो इस तरह का जवाब देता है, तो आप कैसे उसको सही ठहरा सकते हैं। इसलिए हमें उत्तर यह देना है कि हमारी नजर में शिक्षा निर्देशक द्वारा कही हुई बात बिल्कुल सरासर गलत है, सही होने की तो कोई संभावना नहीं है।
क्योंकि वो कह रहा है कि भाई यदि कोई टीचर आपको लूट रहा है तो दूसरे के पास चले जाइए, तीसरे के पास चले जाइए। जब रजनी ने उसको कह दिया कि टीचर ने अमित से जबरदस्ती ट्यूशन लेने को कहा है, तो फिर ये मुद्दा ही खत्म हो जाता कि लूट रहा है, कम ले रहा है, ज्यादा ले रहा है, इसके पास जाना चाहिए, उसके पास, क्योंकि उसको एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि वो नीति गलत थी। रजनी ने ये नहीं बोला कि ट्यूशन का वो विरोध करना नहीं चाहती थी, लेकिन वो अन्याय का विरोध करना चाहती थी। तो शिक्षा निर्देशक का फर्ज बनता था कि वे रजनी का साथ देते और जिस विद्यालय से ये घटनाक्रम हुआ है उस विद्यालय पर एक्शन लेते, और जिस टीचर के कारण इस गलत नीति का जो हुआ है कार्य, अमित के साथ अन्याय हुआ है, उसके खिलाफ भी एक्शन लेते। लेकिन अफसोस कि शिक्षा निर्देशक ने रजनी का साथ नहीं देकर के अप्रत्यक्ष रूप से उस स्कूल और टीचर का साथ दिया। अब आता है प्रश्न नंबर 3। तो एक और आंदोलन का मसला मिल गया फुसफुसाकर, मतलब कोई भी बात को अपन क्लियरली नहीं कहते हैं, धीरे धीरे मन ही मन कहते हैं, तो उसको कहते हैं फुसफुसाकर कही गई ये बात। किसने किस प्रसंग में कही है, पूरा ये वाक्य ध्यान से सुनिए। तो एक और आंदोलन का मसला मिल गया, इसका मतलब यह है कि आंदोलन पहले भी किया है, एक और आंदोलन यानी आंदोलन पहले भी हुए हैं। तो आपसे पूछा यह गया है कि ये बात किसने किस प्रसंग में कही है। तो ये बात कही रजनी के पति ने, रवि नाम क्या था उसका, रवि ने पेरेंट्स मीटिंग के दौरान कही। रजनी ने भाषण देते वक्त प्राइवेट स्कूल के टीचर्स की समस्याओं का जिक्र किया। कुछ अध्यापकों को अधिक तनख्वाह पर हस्ताक्षर कराकर कम तनख्वाह दी जाती है। रजनी इस अन्याय का पर्दाफाश करने के लिए उन्हें आंदोलन चलाने की सलाह देती है। ये चीज जो हुई है ना, ये जो ऊपर बताया जा रहा है कि तो एक और आंदोलन का मसला मिल गया, इसमें अमित को तो न्याय मिल जाता है, अमित की तो सुनवाई हो जाती है, क्योंकि अखबार का एक जो संपादक उसका साथ दे देता है और उसकी सुनवाई हो जाती है। लेकिन वहां एक और इशू हो जाता है। क्या इशू होता है कि टीचर्स कुछ अन्याय का शिकार है, मतलब दोनों पहलू है। यहां पर तो बच्चा अन्याय का शिकार था, लेकिन कुछ जगह ऐसा भी देखने को मिला है कि टीचर्स भी अन्याय का शिकार होते हैं, जो निजी या सरकारी स्कूलें होती है। तो अब जो दूसरा मुद्दा बात कर रहे हैं, वो दूसरा मुद्दा कि टीचर को वेतन कम दे करके उसको हस्ताक्षर ज्यादा पे करवा लिया जाता है। तब रजनी का जो पति है रवि, उसने मजाक के अंदर फुसफुसाते हुए ये बोला कि लो एक और आंदोलन का मसला मिल गया। इसी के अंदर दूसरा है कि इससे कहने वाले की किस मानसिकता का पता चलता है, इससे उसकी सामाजिक दायित्वों के प्रति उदासीनता, मतलब गैर जिम्मेदाराना। मतलब रवि रजनी का पति होते हुए भी इस तरह की बातें कर रहा है तो वो गलत है। मतलब उसको तो साथ देना चाहिए रजनी का कि हाँ तुम्हें इस मुद्दे पर भी जोर शोर से आवाज उठानी चाहिए। जिस तरह अमित को न्याय दिलाया है, उन टीचर्स को भी न्याय दिलाना चाहिए जिसके साथ अन्याय होता है। लेकिन अफसोस कि उसके पति ने यह बात कह करके एक तरह से उदासीन रवैया जताया है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। रजनी धारावाहिक की इस कड़ी की एक्चुअल में ये जो हम पढ़ रहे हैं ये सीरियल और बाकायदा इस समस्या को उठाया गया है, क्योंकि हम आम तौर पर देखते हैं कि कोई भी कहानी हो या फिल्म हो या धारावाहिक, वहां पर कोई न कोई मूल मुद्दा उठाया जाता है। कोई सामाजिक समस्या हो या कोई राजनीतिक समस्या हो या पारिवारिक समस्या हो, स्त्री से जुड़ी हो, दलित से जुड़ी हो या फिर निम्न जाति के लोगों से जुड़ी हो। तो इस रजनी धारावाहिक के अंदर, सीरियल के अंदर इसकी मुख्य समस्या क्या है? क्या होता अगर अमित का पर्चा सचमुच खराब होता? मतलब वो तो वास्तव में अमित का पर्चा खराब हुआ नहीं था, बल्कि उसके साथ अन्याय हुआ था कि पर्चा तो रियल में सही हुआ था, लेकिन उसके नंबर इसलिए कम दिए गए कि उसने ट्यूशन नहीं लिया। तो लेखिका आपसे क्वेश्चन ये पूछ रही है कि मान लीजिए इस जगह उल्टा हो जाता कि अमित का पर्चा सही नहीं हुआ होता, अमित का पर्चा सचमुच खराब होता, तो ट्यूशन के रैकेट का पर्दाफाश नहीं हो पाता। जैसा रजनी चाहती थी वैसा नहीं हो पाता। दूसरा क्या है, संपादक रजनी का साथ नहीं देता। ये तो बहुत ही अहम बात है, क्योंकि रजनी का साथ दो लोगों ने नहीं दिया था। किसने नहीं दिया था? एक तो सबसे पहले वो प्रधानाध्यापक के पास गई थी, उसने साथ नहीं दिया था। उसके पास अभी अभी हम चर्चा कर रहे थे शिक्षा निदेशक है, उसने साथ नहीं दिया था। तो रजनी एक तरह से हताश हो चुकी थी, लेकिन रजनी ने हार नहीं मानी, निराशा को दबाया नहीं, निराशा जो हाथ मल के बैठी नहीं। मान लीजिए संपादक भी, तीसरा जो लेयर है हेडमास्टर की तरह और जो शिक्षा निदेशक की तरह संपादक भी रजनी का साथ नहीं देता, तो क्या होता? तो रजनी की आवाज ज्यादा लोगों तक पहुंचती और शिक्षक अपने स्कूल के छात्र का ट्यूशन नहीं लेगा, ये नियम को मान्यता प्राप्त नहीं होती। मतलब एक प्रकार से जो न्याय मिलने की आशा है अमित को, वो तो खत्म होती ही होती।
आगे के लिए भी, क्योंकि उससे काफी आने वाले टाइम में भी कई बच्चों को और न्याय मिल गया, क्योंकि इस प्रकार के टीचर डरने लगे कि यदि हमने जोर जबरदस्ती की ट्यूशन के लिए और कोई इंटेलिजेंट बच्चा हुआ अमित की तरह और वो स्वयं पढ़ सकता है, तो उसको यदि दबाया तो रजनी की तरह कोई और औरत जो है इस आंदोलन को उठा सकती है, अखबार वाले उसकी सहायता कर सकते हैं। और मान लीजिए वो संपादक साथ नहीं देता तो उसके विपरीत हो जाता कि अमित को तो न्याय नहीं मिलता, एक दूसरा आगे भी कई बच्चों को अन्याय का शिकार होना पड़ता। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कि गलती करने वाला तो है ही गुनहगार। जब अपन पाठ पढ़ रहे थे तो क्लियरली इसके अंदर ये लाइन मैंने आपको बताई थी और शानदार तरीके से ये जो कथन है रजनी का है, बहुत ही सुंदर ढंग से उसने कहा है। पहले अपन इसको रीड करते हैं, क्या कहती है वो, कि गलती करने वाला तो है ही गुनहगार पर उसे बर्दाश्त करने वाला भी कम गुनहगार नहीं होता। इस संवाद के संदर्भ में आप सबसे ज्यादा किसे और क्यों गुनहगार मानते हैं? यद्यपि ये कथन तो रजनी का है, किस संदर्भ में है? गलती करने वाला कौन? यहां पे समझो इस बात को कि गलती करने वाला तो है टीचर, तो वो तो गुनहगार हो गई, लेकिन उस गलती जो की है उसको, उस गुनाह को, उस अन्याय को सहन करने वाले कौन है? अमित और अमित की माता लीला। तो वो बताना चाहती है कि गलती करने वाला यानी टीचर तो गुनहगार है ही कि उसने गलती की है, कि अमित के नंबर वास्तव में ज्यादा आ रहे थे तो उसने कम नंबर दिए, तो वो तो गुनहगार है ही। लेकिन इसके अलावा जो अमित और अमित की माता लीला भी कम गुनहगार नहीं है यदि वो चुपचाप इस अन्याय को सहन करती है। तो अब आपसे ये पूछा है लेखक ने कि आप इसमें सबसे ज्यादा गुनहगार किसको मानते हैं? रजनी की नजर में तो दोनों ही गुनहगार है। बड़ा गुनहगार कौन है? टीचर से भी बड़ा गुनहगार वो है जो उस अन्याय को बर्दाश्त कर रहा है। लेकिन लेखक ने आपसे पूछा है, मेरी दृष्टि में गुनहगार दोनों हैं। आपको यह बताना है कि गलती करने वाला भी बहुत बड़ा गुनहगार है और उसको बर्दाश्त करने वाला भी बहुत बड़ा गुनहगार है, तब आपको इसका सही उत्तर मिलेगा। स्त्री के चरित्र की बनी बनाई धारणा से रजनी का चेहरा किन मायनों में लगे? अब देखो स्त्री के बारे में क्या बनी बनाई धारणा है, अभी अभी मैंने वर्णन किया था कि एक तो स्त्री को क्या कहा जाता है? अबला कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो है पैर की जूती कहा जाता है, इसके अलावा उसको कमजोर कहा जाता है, उसको असहाय कहा जाता है, और यह कहा जाता है कि उसका जीवन ही इसीलिए हुआ है कि वह अन्याय को बर्दाश्त कर सके। ये स्त्री के बारे में हमारे समाज के अंदर क्या है? बनी बनाई धारणा है कि स्त्री ये है। लेकिन रजनी का जो चेहरा है वो इन सब से बिल्कुल ऑपोजिट है। रजनी न तो अबला है, वो सबला है। कैसे? कि वो किस प्रकार से लोहा लेती है, किस प्रकार से एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में जाती है। हेडमास्टर के कार्यालय में जाती है, हिम्मत नहीं हारती। शिक्षा निदेशक कार्यालय में जाती है, हिम्मत नहीं हारती। उसके बाद अखबार के संपादक के पास जाती है, हिम्मत नहीं हारती। तो जो हम लोगों ने एक थिंकिंग बना रखी है, जो एक महिलाओं के बारे में धारणा बना रखी है, हमारी नजर में रजनी उससे अलग है। क्योंकि रजनी कैसी है? संघर्षशील है, असहनशील है और जुझारू है। ये किसकी विशेषताएं हैं? रजनी की। और जो बाकी स्त्रियों के बारे में धारणा बनाई है वो आपको बताना है कि बाकी स्त्रियों के बारे में लोग कहते हैं कि वो अबला है, कमजोर है, ऐसा है, वो अन्याय चुपचाप बर्दाश्त कर लेती है, उसके साथ कुछ भी गलत होता है चुपचाप सह लेती है। लेकिन रजनी के बारे में ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि रजनी जो है वो संघर्ष करना जानती है, वो किसी भी चीज को चुपचाप सहन करने वालों में से नहीं है, और वो जूझना जानती, मतलब संघर्ष करना जानती है। कुछ भी गलत हो रहा है तो वो ये सोच के नहीं बैठ सकती कि मैं औरत हूं, नहीं, वो ऐसे ही लड़ी जैसे झांसी की रानी लड़ती है। हमारे लिए प्रेरणा है। और केवल झांसी की रानी नहीं, हमारे भारत के अंदर तो ऐसी महिलाएं जो है वो आपको इतिहास के अंदर भरपूर मिलेगी, जिन्होंने अपने जीवन के अंदर पुरुषों से ज्यादा अपने वर्चस्व की लड़ाइयां लड़ी। उन्होंने अपने साथ हो रहे अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाई। पन्ना दाय है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है, रानी कर्णावती है, जो पद्मावती है, कैसे कैसे नाम भरे पड़े हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र के अंदर जो है अन्याय के विरुद्ध लड़े। तो वैसे रजनी का जो कैरेक्टर है वो बनी बनाई धारणा से हमारी नजर में बिल्कुल अलग है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। पाठ के अंत में मीटिंग के स्थान का विवरण कोष्टक में दिया गया। यदि इस दृश्य को फिल्माया जाए तो आप कौन से निर्देश देंगे? यदि मीटिंग दृश्य को फिल्माया जाएगा तो क्या निर्देश? कि मीटिंग के अनुरूप तैयार किया हुआ स्टेज और बैनर बनाना पड़ेगा। उसके बाद क्या करना है?
लोगों को जोश में आना पड़ेगा और रजनी की प्रॉपर डायलॉग्स जो डिलीवरी है उसका भी करना पड़ेगा। तो यदि मान लीजिए इसको पार्ट के नजर से नहीं देख करके अगर इसको फिल्माया जाए, मतलब इसको सीरियल के रूप में या फिल्म के रूप में मान लीजिए इसको कर लेते हैं, तो निश्चित तौर पर है कि इसका जो पूरा सेटअप है वो थोड़ा दूसरा सेट करना पड़ेगा, क्योंकि एक कहानी लिखते हैं तो उसका बैकग्राउंड अलग टाइप का होता है और फिल्म और धारावाहिक के लिए सेटअप अलग टाइप का होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इस पटकथा में दृश्य संख्या का उल्लेख नहीं है, मगर गिनती करें तो 7 दृश्य है। आप किस आधार पर इन दृश्यों को अलग करेंगे? देखिए, आप शुरू से ये मानते चले हैं कि जहां से रजनी और अमित का जो है मिलन होता है, वो दोनों आपस में मिलते हैं और जो वास्तव में चीज हुई है उसके बारे में ये तीनों आपस में चर्चा करते हैं। अमित की माता लीला और रजनी तथा अमित, ये तीनों जहां से स्टार्ट करते हैं कि उनके साथ किस तरह का जो अन्याय हुआ है, वो दृश्य पहला है। और लास्ट जो दृश्य अपन ले सकते हैं वो दृश्य ये है कि जहां पर हड़ताल हो रही है, जहां पर जुलूस निकाला जा रहा है, औरतें हाथ में तख्तियां लेकर के किस प्रकार जो अन्याय हुआ उसके विरुद्ध आवाज उठा रही है, वो अंतिम दृश्य ले सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप कुल दृश्यों की संख्या कितनी ले सकते हैं? 7 दृश्य ले सकते हैं। उसके बाद भाषा की बात क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित वाक्यों के रेखांकित अंश में जो अर्थ निहित है उन्हें स्पष्ट कीजिए। तो पहला वाक्य क्या दे रहे हैं कि वरना तुम तो मुझे काट ही देती। अब यहां काट देने का मतलब वास्तव में काटना नहीं है, कहने का मतलब है भूल जाना। फिर दूसरा क्या है? अमित जब तक तुम्हारे भोग नहीं लगा लेता हम लोग थोड़े ही खा सकते हैं। ये अमित की माता लीला द्वारा कहा हुआ है। किसके संदर्भ में कहा हुआ है? रजनी के संदर्भ में, कि यदि कुछ भी उनके घर में आता है, भोग लगाने का मतलब सबसे पहले वो किसको ले जाकर के देगा? वो रजनी को देता है। मतलब रजनी उसके लिए जो है एक तरह से रोल मॉडल है, आदर्श है। इसलिए अमित के घर में कोई भी चीज बन के आएगी तो भोग लगाने का मतलब उसको वास्तव में चढ़ावा नहीं देता, लेकिन वो सबसे पहले उसको ले जाकर बांटता है और उसके बाद बाकी लोगों को बांटता है। तीसरा है बस बस मैं समझ गया। बस बस का मतलब है कि कोई चीज रुकावट की जा रही है, मतलब कोई आदमी कहने से पहले समझ लेता है, तब ये इस शब्दावली का प्रयोग किया जाता है कि बस बस मैं समझ गया। इस प्रकार ये जो भाषा की बात के अंदर एक क्वेश्चन जिस प्रकार अन्य शब्दावली के द्वारा यहां पर दिया हुआ था और आपको किसी और एंगल में समझना था, इसके साथ अपना ये जो रजनी पाठ है पूरा हो जाता है। बहुत जल्दी और किसी आरोह के गद्य भाग के पाठ के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक जय हिंद।